हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले वो डिस्कस करेंगे अपन प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स जो बोलते हैं अपन जिसको, जो कि सी एक्ट 1949 में बताया हुआ है कि ये जो सीए जो प्रैक्टिस में है वो क्या करेंगे तो उनको गिल्टी करार दिया जाएगा, वो क्या नहीं करेंगे या क्या नहीं करना चाहिए। और एक दूसरा जो सी इन सर्विस मतलब जो सी सर्विस में उनको क्या नहीं करना चाहिए। ज्यादातर रिस्ट्रिक्शन सी एन प्रैक्टिस के ऊपर है। सी एन प्रैक्टिस कौन होगा? मेंबर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस की जो डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लोज 2 के अंदर, जिसके पास सीओपी है, जिसने सीओपी के लिए अप्लाई किया तो वो जो है, या फिर वो प्रैक्टिस वाला काम करता है, तो वो जो सीए है वो सीए के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, वो ज्यादातर रिस्ट्रिक्शन सीएन प्रैक्टिस के लिए ये वो देखेंगे। कुछ रिस्ट्रिक्शन सीएन सर्विस के लिए भी, जो मतलब फुल टाइम टीचिंग में है या किसी का एम्प्लॉय या फिर बैंक में जो वर्क करते हैं, वो सारे जो सीए उनके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो मेंबर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस जो है तो उसके लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, अभी इसमें अपन वैसे तो 2 स्केड्यूल्स है, पर फर्स्ट स्केड्यूल अपन डिस्कस करेंगे अभी इस लेक्चर में। स्केड्यूल 1 का पार्ट 1 का क्लोज 1 जो क्या बोलता है। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर टोटल 12 क्लोज है, जिसमें से फर्स्ट क्लोज है वो क्या बोलता है, सीए in practice deemed to be guilty in professional misconduct if he allow practice in his name any person other than his partner or other than a person who hold certificate of practice. See in practice deemed to be guilty of professional misconduct if he allow any person to practice in his name as a chartered accountant or unless such person is also a chartered accountant in practice and is in partnership with, या तो उसका पार्टनर है या फिर उसका एम्प्लॉय है तो चलेगा। अगर ऐसा नहीं, ना पार्टनर है ना एम्प्लॉय है ना सीएम प्रैक्टिस है और उसके नाम पे क्या कर रहा है वो प्रैक्टिस कराए, नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेंबर डीम टू बी गिल्टी माना जाएगा। तो ये क्लूज ऐसे इसलिए लेके आए थे ताकि जो अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करे। ठीक है, फिर आ जाता है क्लोज 2। क्लोज 2 के अंदर क्या बोला है, क्लोज 2 के अंदर बोला है सी इन प्रैक्टिस डीम टू बी गिल्टी इन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, guilty of professional misconduct if he pays or allows or agrees to pay directly indirectly, क्या क्या, या तो शेयर, कमीशन और ब्रोकरेज, वो भी किसका, फीस जो उसकी प्रोफेशनल वर्क से कमाई हुई है। ठीक है, किसी भी पर्सन को अगर वो शेयर करता है उसकी प्रोफेशनल फीस का कुछ भी अमाउंट तो वो गिल्टी हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ पर्सन को अलाउड है, जैसे कि उसका जो पार्टनर है या फिर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डिसीज पार्टनर का, या फिर कोई प्रोफेशनल्स है जिन्होंने की सर्विसेज दी है। ठीक है, तो विद सच अदर पर्सन हैविंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, ऐसे किसी पर्सन जिसके पास में वो क्वालिफिकेशन थी, उसने अपने को थोड़ा कम करके दिया था, उस वजह से अपन ने उसको कुछ कमीशन कुछ अमाउंट दिया था। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग सच प्रोफेशनल सर्विसेज। देखो अब इसमें क्या है, एक गुडविल वाला भी अपन डिस्कस कर रहे थे, शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय विडो और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। तो इसमें क्या बोला है कि कोई सीएन प्रैक्टिस था, इसका ऑफिस था, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है तो वो जो है कैन कंटिन्यू टू रिसीव शेयर। कौन कौन? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और विडो चाहे तो उस फर्म में से अपना शेयर ले सकते, बट कंडीशन क्या है कि उन्होंने उस फर्म के पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आ जाता है इसके अंदर, अगर गुडविल जो है एविडेंस में रखनी पड़ेगी कि अगर डिस्प्यूट होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, 2 लोग लड़ा रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो एविडेंस में रहेगी और जब वो डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा तब वो क्या बोलते हैं, सेल कर देंगे उस गुडविल को अगर सोल प्रोप्राइटर है। ठीक है, अब इसमें एक जो बता रखा है अदर प्रोफेशनल्स, वो 53A के अंदर बता रखा है, वो बहुत सिंपल है। आईसीएसआई और आईसीडब्ल्यू एआई मतलब जो अभी सीएमए वाले, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअलीज, जो भी एमबीए है, बैचलर ऑफ जो 53A में बता रखा है, बैचलर ऑफ लॉ है, एमबीए है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट है, सीएस है, सीएम है, एक्चुअली इन सब के साथ में फी शेयर कर सकते हैं अगर उन्होंने अपने को कोई प्रोफेशनल सर्विस इस रिगार्ड्स में दी है तो। ठीक है,
ये बोला था इसमें। अब इसमें अपन एक केस भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक बार क्या हुआ था, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, वो अपना कुछ पार्ट फीस का किसको दे रही थी, गवर्नमेंट को दे रही थी, स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये भी एक तरह से शेयर ऑफ फीस ही हुआ। लेकिन इसमें बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट को दे रही है और किसी वजह से दे रही है, किसी वजह से मतलब उसमें ऐसा था कि गवर्नमेंट ने रूल बना रखा था कितना % देना जरूरी है, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग दे रही है तो चलेगा, उसको फिर गिल्टी इस क्लोज में नहीं मानेंगे, ठीक है। और बाकी एक वेदीलाल वी शाह का भी केस है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक मैंने जो प्रैक्टिस मैनुअल देखा था उसमें आंसर के अंदर ऐसे 200 रेफर कर रखा था, ठीक है। तो ऐसे 200 क्यों रेफर करा था, क्यों कर रखा था, क्योंकि इसमें ऐसे 200 में बोल रखा है कि ऑडिटर जो है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करे, ठीक है। तो इसीलिए ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इज ऑल्सो reiterates that the auditor should not disclose without specific authority or professional duty। मतलब ये जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में उसको मिली है वो किसी और को डिस्क्लोज ना कर दे। अगर वो किसी और को फीस शेयर करेगा, किसी और से काम करवाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है वो थोड़ी सी खतरे में आ जाएगी। तो इसीलिए ऐसा बोल रखा है कि ऐसे 200 में भी यही बता रखा है कि क्वालिटी सर्विस दो और डिस्क्लोज ना करो इन्फॉर्मेशन। तो ये सब था क्लोज 2 के अंदर। क्लोज 3 बहुत इजी है, जैसे कि सीए किसी भी अपनी प्रोफेशनल फीस का पार्ट किसी को दे नहीं सकता, वैसे किसी और की प्रोफेशनल फीस का पार्ट ले भी नहीं सकता है। सी एन प्रैक्टिस डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही accept or agrees to accept any part of professional fees of a person who is not a member of institute। मतलब सीए सीएसएस तो ले ही सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो सेम वो जो 53 वाले थे उन लोगों के ऊपर यहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा, ये भी इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं अपन क्लोज 4 के ऊपर। सीए इन प्रैक्टिस डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही entered into a partnership in or outside India with any person other than the following। मतलब किस किस के साथ में पार्टनरशिप अलाउड है। पहला तो सीएन प्रैक्टिस मेंबर्स जो प्रोफेशनल बॉडी का हैविंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। देखो रेगुलेशन 1988 के अंदर एक लिस्ट दे रखी है कि इन सब के साथ में अगर पार्टनरशिप करता है ये तो अलाउड है। दूसरा इसके अंदर ऐसा है, दूसरा इसके अंदर है कि जो पर्सन है उसकी क्वालिफिकेशन जो सीजी या फिर काउंसिल ने या करे कि रिकॉग्नाइज कर रखी तो भी अलाउड है। एक आ जाता है कि पर्सन जो रेजिडेंट एब्रोड है, मतलब अगर वो यहाँ रहता तो उसके पास उतनी क्वालिफिकेशन थी कि वो सीए बन सकता था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ होता तो बन सकता था, तो उनके साथ पार्टनरशिप अलाउड है। इस क्लोज का इतना कोई मतलब तो नहीं है। एक अपने को सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के अंदर जो है ये क्लोज 4 की जो पर्संस बता रखे, मेंबर्स ऑफ एनी पर्सन प्रोफेशनल बॉडी हैविंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, वो जो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है ना वो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 की क्लोज 5 के अंदर बता रखे, सॉरी 4 में नहीं 5 में बता रखे हैं कि कौन पर्सन है जो इंटाइटल टू रजिस्टर है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं अपन इसके अंदर एक मैं केस डिस्कस कर लेती हूँ, मतलब एक क्वेश्चन जो आता रहता है एग्जाम में कि जो सीए था, ठीक है, तो एक तो वो 2 कंपनी का एमडी था, ठीक है, और दूसरा उसके पास में प्रैक्टिस सीओपी भी था, ठीक है। 2 कंपनी का एमडी था, सीओपी भी रख रखा था, 2 फर्म में पार्टनर था सीओपी रखने के बाद। अब बताओ उसके ऊपर कौन कौन सा क्लोज लगेगा। पहला तो क्लोज 4 तो लगेगा ही, वो पार्टनरशिप कर रहा है, ठीक है, और दूसरा उसके ऊपर क्लोज 11 भी लगेगा क्योंकि वो सीओपी लेते हुए किसी और काम में फुल टाइम एम्प्लॉय है जैसे एमडी है, और उसने काउंसिल से मतलब अपने जो कमेटी आईसीआई है उनसे पूछा भी नहीं है, ठीक है, तो प्रायर अप्रूवल भी नहीं लिया है, तो उसको क्या मानेंगे, क्लोज 4 और क्लोज 11 दोनों के अंदर गिल्टी मानेंगे। बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और केस है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, जो क्वेश्चन आता रहता है कि उसने क्या किया, एक एडवोकेट जो है उसके साथ में प्रॉफिट शेयरिंग का एग्रीमेंट किया, पार्टनरशिप की, देखना हाँ पार्टनरशिप की, फिर प्रॉफिट शेयरिंग का एग्रीमेंट भी किया, और फिर तीसरी बात इसमें लिख रखी है किसी वजह से वो प्रॉफिट शेयर नहीं कर पाया, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा क्लोज लग रहा है, शेयर देख के अपने को लगता है कि कहीं क्लोज 3 तो नहीं आ गया, कहीं क्लोज 2 तो नहीं आ गया, लेकिन इसके अंदर सिर्फ क्लोज 4 लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर वो क्लोज 4 के अंदर गिल्टी नहीं है, रेफर आप क्लोज 4 करोगे पर वो गिल्टी नहीं है क्योंकि एडवोकेट अलाउड है ना, आप पार्टनरशिप एडवोकेट के साथ कर सकते हो, ठीक है, तो ये गिल्टी है नहीं। दूसरी बात, इसमें क्लोज 4 लग रहा है, क्लोज 3 और 2 नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन, क्लोज 4 का सब डिस्कस हो गया, अब मुझे लगता है कि अपने को क्लोज 5 डिस्कस करना चाहिए। क्लोज 5 क्या बोलता है, CM in practice deemed to be guilty of professional misconduct if he secured
unprofessional work by any person who is not employee or partner that person. तो मतलब एम्प्लॉय और पार्टनर से तो सिक्योर कर सकते हैं, काम अलाउड है, ठीक है। वैसे एक बात बोलूं, सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्लोज 5 और क्लोज 6 में, लेकिन मैं बता दूं कि क्लोज 6 के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, क्लोज 5 के क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछे जाते हैं एग्जाम में, पहली बात। दूसरी बात, क्लोज 5 के अंदर सिक्योर करना है काम, और क्लोज 6 के अंदर काम मांगना है थ्रू एडवर्टीजमेंट वगैरह कर करके, ठीक है। वो अपन क्लोज 6 तो आगे पढ़ने वाले हैं। क्लोज 5 में वैसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, ये हो गया। अगर चाहो तो एक केस जो है वो डिस्कस कर सकते हैं अपन, कि एक आर्मी कैंटीन में जाके और काम सिक्योर किया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने काम सिक्योर करने की बात की थी, तो वो एक केस था जेठालाल शारा वर्सेस दीपक गुप्ता का केस था, ठीक है। फिर अपना आ जाता है एक क्लोज 6। क्लोज 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज 6 के अंदर आता है सीएम प्रैक्टिस डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही solicits प्रोफेशनल वर्क थ्रू कॉपी। कॉपी मतलब यहाँ पे कॉपी, कॉपी एक तरह से मैंने मैमडेट रख ली है। कॉपी, सी फॉर सर्कुलर, आ कॉपी, ए फॉर एडवर्टीजमेंट, पी फॉर प्रोफेशनल पर्सनल कम्युनिकेशन, और आई फॉर इंटरव्यूज, ठीक है। तो वो कॉपी से क्या करता है, काम सॉलिसिट करता है, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा क्लोज 6 के अंदर। अब क्लोज 6 के अंदर बहुत सारी बातें। पहली बात तो है वेबसाइट कैसे बनानी है। अब वेबसाइट बनानी है तो पिंक कलर यूज कर सकते हैं, ब्लू कलर भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, फोटोग्राफ, एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ रख सकते हो आप। आपको अवार्ड दे रहे हैं, आप इतना बड़ा फोटोग्राफ आपकी उस पर वेबसाइट पे नहीं रख सकते हो। तीसरी बात, क्या लिंक शेयर कर सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट है या फिर अपने आईसीआई की जो वेबसाइट है उनका लिंक शेयर कर सकते हैं। हर कौन सी CA ऑल इंडिया .com वगैरह का नहीं कर सकते, ठीक है। लोगो कैसा होना चाहिए, अपना आईसीआई का जो मेन लोगो है वैसा लोगो होना चाहिए। उसके अलावा उसके अंदर सर्च इंजन हो सकता है, चैट बॉक्स हो सकता है, पुल मोड में होगी या पुश मोड में, पुल मोड में होगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन पुश मोड में नहीं होगी। उसके अंदर आप क्लाइंट का नाम नहीं लिख सकते हो। एक बात है कि अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अलाउड किया है किसी वजह से, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको बड़े क्लाइंट का किसी का नाम लिखना पड़ेगा तो लिख लो, पर उसे कॉन्फिडेंशियल इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर वेबसाइट की बात करें तो वैसे तो सब कुछ वेबसाइट के बारे में अपन बोल चुके हैं। कलर वलर, फोटो वोटो, क्या क्या होना चाहिए, पार्टनर्स के नाम, कौन कौन आर्टिकल है, जॉब वैकेंसीज वगैरह लिख सकते हो, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, और ये हर साल आपको वापस अपने काउंसिल को भी जाके बताना पड़ेगा, अगर कुछ चेंजेस है तो भी बताना पड़ेगा। एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है। वेबसाइट के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट था। जो केसेस थे वो तो मैंने डिस्कस कर लिए। अच्छा, आप मेल कर करके बता रहे हो मेरी वेबसाइट का ये है लिंक, ये वेबसाइट है, नहीं चलेगा, ठीक है। फिर उसको वापस एडवर्टीजमेंट बोलेंगे। एक मैंने मॉड्यूल में जो कि टीचर्स नहीं पढ़ाते, मॉड्यूल में मैंने क्लोज 6 के अंदर कुछ लिखा था, वो देखा था। तो वो क्लोज 5 में भी लिखा था मॉड्यूल में, और क्लोज 6 में भी लिखा था मॉड्यूल में, तो वो मैंने पढ़ा था, तो मैं अभी डिस्कस कर लेती हूँ। ऐसा था, मार्कस ऑरिकस, अपने जो बड़े विद्वान हुए हैं, मार्कस मार्कस ऑरेलियस ने एक डिक्टम दिया, मतलब कुछ बोला है। क्या बोला उन्होंने, क्लोज 5 के अंदर लिखा हुआ था ये सब, ठीक है। उन्होंने बोला है, अ मैन मस्ट स्टैंड इरेक्ट एंड नॉट बी केप्ट इरेक्ट बाय अदर्स। मतलब आत्मनिर्भर बनो, दूसरों के ऊपर निर्भर मत बनो। is a dictum by Marcus Aurelius which, though applicable for a man in every walk of life, is more so in case of professional life। प्रोफेशनल लाइफ में ये अर्जी अप्लाई हो रही है, ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि आप एजेंसी के थ्रू काम मत मांगो, क्योंकि सिक्योर करे थे ना अपन काम किससे, किसी और से, एम्प्लॉय पार्टनर के अलावा किसी से भी आप काम सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बोल रहे हैं कि आप प्रोफेशनल टैलेंट और स्किल पे बिलीव करो, उसके थ्रू आपको काम मिलेगा, ठीक है। एजेंसी के थ्रू आप काम मत मांगो। तो ये बोला था मार्कस ऑरिकस, अपन ने देख लिया। मार्कस ऑरेलियस का डिक्टम देखा। अभी अपन क्लोज 6 में कुछ मॉड्यूल में लिखा है, वो भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सब पढ़ा था मैंने मॉड्यूल में कि उसमें लिख रखा था, सर्विसेज स्टैंडर्ड बाय अकाउंटेंट इज ऑफ द पर्सन intimate nature and its value can be appraisal only by personal contact. Public advertisement is likely the lead of the impression that the professional person is over anxious to win the confidence। मतलब वो जानबूझ के ये सब कर रहा है फालतू में, जबकि उसको क्या करना चाहिए, however will have अपोजिट इफेक्ट, लेकिन उससे और उसका गलत इफेक्ट पड़ेगा जो वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है। तो उसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लाइंट वुड बी द बेस्ट एडवर्टीजमेंट, ऐसा लिखा हुआ है। सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लाइंट वुड बी द बेस्ट एडवर्टीजमेंट एंड विच वुड हैड
which would lead the clients, and it is the quality service, it attracts and retain the client. ये सब लिखा हुआ है कि वो अगर बेस्ट सर्विसेज देगा तो वो वैसे भी क्लाइंट जो है उसके बने रहेंगे, अट्रैक्ट्स एंड रिटेन द क्लाइंट, तो उसको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक एडवर्टीजमेंट वाला केस था जिसमें क्या था कि पब्लिक एट लार्ज में जाके एडवर्टीजमेंट किया। दूसरी बात उसने क्या किया, एडवर्टीजमेंट तो किया जो किया, अपने फर्म का नाम वगैरह भी बताने लगे, चलेगा नहीं चलेगा, उसको क्या करना था, अगर उसको टीवी पे स्पीच वाला भी अपन एक केस देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, क्लोज 6 और क्लोज 7 दोनों में अपन कंफ्यूज होते रहते हैं, तो इसमें बहुत क्लियरिटी है। और क्लोज 7 में क्या बोला है कि उसने अपना गुणगान किया। देखो क्लोज 7 भी मैं आतो आती पढ़ लेती हूँ ताकि क्लोज 6 to 7 अपने को बराबर से समझ में आ जाएंगे। क्लोज 7 बोलता है सी एन प्रैक्टिस डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ एडवर्टीज हिज प्रोफेशनल अटेनमेंट्स ऑफ सर्विस। वहां पे वो एडवर्टीजमेंट खुद का करा है, यहाँ पे वो अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट्स का, मैं इसमें स्पेशलिस्ट हूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, ये है वो है, ठीक है, ऐसा खुद का गुणगान करा है, फिर एडवर्टीज कर रहा है, ठीक है। और यूजर्स यानी या फिर वो ऐसे डेजिग्नेशन जो सीए के अलावा है वो यूज कर रहा है, ठीक है। सीए के अलावा डेजिग्नेशन कहाँ कहाँ पे यूज कर रहा है, या तो विजिटिंग कार्ड पे, लेटर हेड्स पे, या साइन बोर्ड पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट की बात की है, जैसे एक केस देखा था मैंने कि गवर्नमेंट को वो बार बार बोल रहा है कि मुझे काम दो, जो आपके पास काम है उसमें मैं स्पेशलिस्ट हूँ, सीनियोरिटी बताते हुए वो काम मांग रहा है, तो ये क्लोज 6 और 7 दोनों आएगा इसमें। तो एडवर्टीजमेंट भी कर रहा है, सीनियोरिटी बताते हुए बोल रहा है कि मुझे तो सॉलिसिट तो कर रहा है गवर्नमेंट से काम, तो 6 आएगा, और साथ में अपनी सीनियोरिटी भी बता रहा है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं ही सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ इस काम में, तो मैं ही सबसे ज्यादा अच्छा करता हूँ। तो इन दोनों में क्लोज 6 और 7 दोनों में आ गया। पब्लिक एट लार्ज में जाके वो एडवर्टीज कर रहा है, ठीक है, टीवी पे आया, वो टीवी में आके कोई ऐसा टॉपिक है जो कि रिलेटेड टू प्रोफेशन है अपने, तो वो उस टॉपिक के बारे में अच्छे से अच्छा बताए, लेकिन फर्म का नाम बता दिया तो क्लोज 6 के अंदर वो क्या हो जाएगा, गिल्टी, क्योंकि ऐसा मानेंगे कि वो सॉलिसिट कर रहा है काम, ठीक है। बाकी क्लोज 7 बहुत कम लगता है, क्लोज 6 ज्यादातर देखने को मिलता है। इसमें एक दो केस और है जो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिंसिपल जो था अपने स्कूल का या किसी स्कूल का, उसको जाके अगर उसने लेटर लिखा कि मुझे काम दो, ये भी क्लोज 6 में आएगा, सॉलिसिटेशन है, एमएल अग्रवाल का केस था। या फिर उसने एक वो किया, क्या बोलते हैं, ओपनिंग सेरेमनी थी उसके ऑफिस की, ठीक है, तो उसने कार्ड छपवाए और सबको दिए, फैमिली फ्रेंड्स यहाँ तक तो ठीक है, उसने क्लाइंट्स तक को दिए, नया ऑफिस को रहा, मतलब दूसरा ऑफिस शिफ्ट करा होगा, नया ऑफिस लिया होगा, कुछ भी होगा, तो उसके पार्टनर के क्लाइंट्स को दिए या अपने क्लाइंट्स को दिए, तो वो जो है फैमिली फ्रेंड्स में नहीं आएंगे। कोई भी कार्ड वगैरह आप क्लाइंट्स को देते हो तो वो फैमिली फ्रेंड्स में नहीं आएगा, तो वो भी अपना सॉलिसिटेशन में आएगा, तो क्लोज 6 के अंदर वो गिल्टी हो जाएगा, ठीक है। एक वो जो केस था ओपनिंग सेरेमनी का, वो केस था वल्लभ बी शाह अनिल कुमार गर्ग का केस था, वल्लभ बी शाह अनिल कुमार गर्ग का केस था, ठीक है। और क्लोज 7 के अंदर जब अपन, क्लोज 6 मेरे हिसाब से लगभग पूरा हो गया, इसमें एक वो था टेंडर वाला की एक गाइडलाइंस निकाली थी, उसके अंदर बोला था कि जो सीए है वो कौन से टेंडर के लिए अपना नाम दे सकता है। एक तो जो सिर्फ सीए के लिए है नहीं दे सकता, उसमें जो सारे प्रोफेशनल के लिए, सीए, सीए, सीडब्ल्यूएल, लो में कोई प्रोफेशनल है, ठीक है, सबके लिए है, तो वो दे सकता है नाम, ठीक है। अगर सिर्फ सीए के लिए टेंडर निकला हुआ है और उसमें कोई मिनिमम फीस का क्राइटेरिया है, फीस भर के आप अपना नाम दे सकते हो, ये टेंडर का था। एक दूसरा था कि कोई पैनल चल रहा है जिसके अंदर की सारे के सारे सीए के नाम लिख रहे हैं, तो उसके अंदर वो अपना नाम बोल सकता है कि मेरा भी नाम लिखो, एक बार बोल सकता है, बार बार नहीं बोल सकता, मतलब रूबिंग इंक्वायरी, अरे मेरा नाम लिखा कि नहीं, क्यों नहीं लिखा, ये रूबिंग इंक्वायरी वो नहीं कर सकता है, बस एक बार बोल सकता है पैनल में नाम लिख दो मेरा, ठीक है। तो रूबिंग इंक्वायरी भी अलाउड नहीं है। टेंडर वाला भी अपन ने देख लिया। टेलीफोन डायरेक्टरी में नाम आ सकता है, अल्फाबेटली आना चाहिए, बोल्ड इटैलिक में नहीं आना चाहिए। अच्छा, एडवर्टीजमेंट वो जो आता है, क्या बोलते हैं अपना, एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर के अंदर, तो वो उसमें एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकता, डीएम कोठारी के केस में बोला था कि परमिटेड नहीं है, लेकिन एक एडवर्टीजमेंट क्लोज 7 में बोला है जो परमिटेड है, कि अगर वो कहीं का लिक्विडेटर है, ट्रस्टी है, ठीक है, और या फिर वो क्या है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ ऑफ इन हिज ऑन ऑफिस, या फिर रिक्रूटमेंट स्टाफ रिक्वायरिंग डिस्पोजिंग बिजनेस, किसी बिजनेस को एक्वायर डिस्पोज ऑफ करना है, उसके लिए स्टाफ का रिक्रूटमेंट करना है, तो वो सारा जो एडवर्टीजमेंट है वो वाला अलाउड है, ठीक है। और वो भी बोल्ड इटैलिक में तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यूज ऑफ लोगो हमेशा सीए वाला अपना एक ही लोगो होता है, वो यूज करना है। सीए का लोगो कैसा होता है, ये सी, और ये दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है, ये है सीए का लोगो, तो ये वाला लोगो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ नहीं है ऐसा।
एक क्लोज 7 के अंदर अपन क्लोज 6 अभी तक डिस्कस किया, क्लोज 7 अपन अभी प्रॉपरली डिस्कस कर लेते हैं. एडवर्टीज इज प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेज यूजेस एनी डेजिग्नेशन. क्लोज 7, ये देखो क्लोज 7. ठीक है, एडवर्टीज प्रोफेशनल अटेनमेंट्स, वो एडवर्टीज कर रहा है उसकी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स और सर्विसेज यूजेस बाय डेजिग्नेशन एंड एक्सप्रेशंस अदर देन सीए. प्रोफेशनल कहाँ पे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, ये अब नाम याद रखना पड़ेगा अपने को. प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, मैंने इसका एक मेमोरी ट्रिक बनाया है, डील साइन. डी फॉर डॉक्यूमेंट, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट. आई फॉर विजिटिंग कार्ड. एल फॉर लेटर हेड्स और एस फॉर साइन बोर्ड्स, साइन फॉर साइन बोर्ड्स. तो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड्स और साइन बोर्ड पे वो डेजिग्नेशन यूज करा है अदर देन सी. अदर देन सी में मतलब अपन बोल सकते हैं ऐसा कि वो ऐसा लिख रहा है मर्चेंट बैंकर, कंसल्टेंट या फिर एनालिस्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, या फिर वो लिख रहा है जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट. ये एक कौन सा केस था जिसमें बोला था मैनेजमेंट कंसल्टेंट, बोला था BSN भूषण का केस था. और एक अकाउंटेंट ऑफ लंदन लिख रहा है, ये भी केस था मिर्जा एम हुसैन का. तो ये ऐसा अगर कुछ भी वो डेजिग्नेशन यूज कर रहा है सी के अलावा तो वो गिल्टी होगा क्लोज 7 के अंदर. ठीक है, या फिर वो अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है, गुणगान गा रहा है. ठीक है, तो वो तो अपन ने देखा ही था. बाकी मेरे हिसाब से क्लोज 7 में कुछ नहीं. एक इंपॉर्टेंट बात और बता देती हूँ, सेक्शन 7 के अंदर बता रखा है कि सीए जो है वो प्रीफिक्स सीए कोई भी सीए यूज कर सकता है जो मेंबर है. ठीक है, लेकिन जैसे आपको जैसे प्रैक्टिस इन सीए लिखना है तो एक सर्कुलर इश्यू हुआ था, अपेंडिक्स 8 के अंदर लिखा हुआ है कि आप सीए भी हो और सीएमए भी हो. अब आप ऐसा लिख सकते हो कि सीएमए इन प्रैक्टिस प्लस सीए इन प्रैक्टिस नहीं लिख सकते हैं. तो अपन क्या लिख सकते हैं, सीए इन प्रैक्टिस प्लस मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट. मतलब आप कॉस्ट अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट के मेंबर तो हो, प्रैक्टिस में तो नहीं होना, मतलब दोनों में एक साथ प्रैक्टिस में नहीं हो सकते. और है तो फिर वो वाला इंस्टीट्यूट अलाउड करना चाहिए. जैसे आप एडवोकेट हो, एडवोकेट की भी प्रैक्टिस कर रहे हो, लिखना मतलब एक ही डॉक्यूमेंट पे तो एक ही प्रैक्टिस ही आएगी. जैसे एक लेटर हेड, एक विजिटिंग कार्ड है तो उसके ऊपर एक प्रैक्टिस ही आएगी, या फिर अलग अलग विजिटिंग कार्ड छपाओ अगर आपको दोनों में प्रैक्टिस करनी है. जैसे आप सीए हो और एडवोकेट हो, दोनों में प्रैक्टिस करना चाहते हो. हमारा सी इंस्टीट्यूट बोलता है अगर उस इंस्टीट्यूट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप कर सकते हो प्रैक्टिस, बशर्ते कि आपको सारे विजिटिंग कार्ड वगैरह, ऑफिस वगैरह, एड्रेस वगैरह सब कुछ अलग अलग, स्टेशनरी इवन सब कुछ अलग अलग रखना पड़ेगा. ठीक है, और सेक्शन 7 तो अपन ने देख ही लिया जिसमें बोल रखा था कि सीए प्रीफिक्स लिख सकते हैं, और अपेंडिक्स 8 अपन ने देख ही लिया. क्लोज 7 हो गया. अब अपन आ जाते हैं क्लोज 8 के ऊपर. क्लोज 8 क्या बोलता है. अच्छा, क्लोज 7 में एक बात ये भी है कि आप सीए हो, साथ में आपको एमपी एमएलए बना दिया तो क्या वो लिख सकते हो, लिखो ना, बहुत अच्छी बात है. अपॉइंटेड एज अ नेशनल इम्पोर्टेंस जो पोस्ट होती है, लोकल और नेशनल इम्पोर्टेंस की जो पोस्ट है उसमें आपको अपॉइंट किया है तो आप लिखो, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अभी क्लोज 8 के अंदर आ जाते हैं. क्लोज 8 के अंदर क्या बोला है हम, अ मेंबर, देखो member in practice या सी इन practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he